गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पी की प्राइसिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे प्राइसिंग मेथड्स की। अब प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पी है, क्योंकि प्राइसिंग एक ऐसा पी है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आता है, और अगर इसे ठीक से यूज़ किया जाए तो कस्टमर्स समझते हैं कि ये उनके लिए एक इंसेंटिव है टू बाय प्रोडक्ट। अगर वो कब समझेंगे इंसेंटिव? जब उन्हें लगेगा कि जो वैल्यू प्रोडक्ट दे रहा है उससे कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्राइसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में चाहती है कि कुछ प्रॉफिट्स अर्न करे। तो एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी तो वो कॉस्ट के ऊपर सही मार्जिन अगर रखेगी तो वो प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगी, उसको फंड्स मिल पाएंगे री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्राइसिंग का सही होना कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसे समझते हैं कि क्या डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग रिसर्च स्टडी की मैं बात करूंगा, जिसमें कहा गया और कंक्लूड किया गया कि अगर 1% भी इंक्रीज किया जाए प्राइस में, कुछ तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने मेजर किए, तो 11% से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। जबकि अगर 1% इंक्रीज सेल्स में हो तो सिर्फ 3.3% इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब अगर प्राइस को 1% से इंक्रीज किया जाए तो प्रॉफिट बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता है। बट कई बार वो 1% चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर मैं एसेंशियल गुड्स की बात करूँ तो। चलिए आगे थोड़ा सा हम चलते हैं और प्राइसिंग की और बात करते हैं, और मेन मुद्दे पर आते हैं, प्राइसिंग मेथड्स। अब ब्रॉडली बात करें तो मेनली 3 तरह के मेथड्स ही होते हैं। एक कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड होता है, दूसरा वैल्यू ओरिएंटेड और तीसरा कंपटीशन ओरिएंटेड। बात करते हैं तीनों मेथड्स की, और ज़्यादा हम आज फोकस करेंगे वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग पे, जो कि एक कंटेम्प्रेरी मेथड है। कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड और कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और काफ़ी टाइम से कंपनीज यूज़ कर रही हैं। ट्रेडिशनल कंपनीज आज भी इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, जबकि प्रोफेशनल कंपनीज जो कंटेम्प्रेरी मेथड यूज़ करती हैं वो ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग की तरफ शिफ्ट हो गई। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, जैसे कि नाम ही कह रही है, जो बेस होता है प्राइसिंग का वो कॉस्ट होता है। और इसमें भी फर्दर 2-3 तरह के मेथड्स हो सकते हैं, जैसे मार्कअप प्राइसिंग बड़ा एक कॉमन मेथड है कॉस्ट ओरिएंटेड में। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरी कॉस्ट कितनी है। सपोज मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरी 100 रुपये कॉस्ट है और मैंने मार्कअप रखा 20%, या ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात करें तो 20% की बात करते हैं। तो अगर मैंने 100 के ऊपर 20% अपना मार्कअप रखा तो प्राइस हो जाएगा 120, क्योंकि मुझे 20% अपना मार्जिन चाहिए। तो दैट इज मार्कअप प्राइस। सिमिलरली इससे रिलेटेड एक और मेथड है ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन में जैसे कि हम सबको पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन। तो मैं कितना जल्दी ब्रेक इवन करना चाहता हूँ या कितना देर तक रुक सकता हूँ ब्रेक इवन, उसके हिसाब से मैं प्राइसिंग रखता हूँ। और अगर मैं जल्दी ब्रेक इवन करना चाहता हूँ तो थोड़ा मुझे मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा, प्राइस ज़्यादा होगा। और ये भी कॉस्ट के ऊपर कितना आपको परसेंटेज रखना है ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करके उससे कैलकुलेट करते हैं कि मुझे अपना मार्जिन या मार्कअप परसेंटेज कितना रखना। तो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग में बेसिस जो होता है वो कॉस्ट होता है, और कॉस्ट के ऊपर आप कितना मार्कअप रखना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा एक्सट्रीम की बात करते हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग जो कि मार्केट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं और कॉम्पिटिटर बहुत हैं और सभी के प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, मी टू है, बहुत डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पीरियडीज नहीं है।
तो वहां पे कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग मेक सेंस। जैसे कि कॉम्पिटिटर ने प्राइस रखा हुआ है जो कि लीडर है मार्केट में, तो यूजली आप वही प्राइस रख देते हैं। तो इसको हम गोइंग प्राइस कंसर्न के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस को रख दिया जाता है, या कॉम्पिटिटर के सिमिलर नहीं तो बिल्कुल उसके आसपास का प्राइसिंग, बट उससे बहुत कम प्राइस नहीं रखते, नहीं तो हो सकता है कॉम्पिटिटर भी चैलेंज करे और एकदम से कम कर दे, और कॉम्पिटिटर मार्केट में काफ़ी टाइम से है, तो इस वजह से हो सकता है नुकसान आपको ज़्यादा हो। तो इसीलिए इस तरह की मार्केट्स में ज़्यादातर नए प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स के प्राइसिंग को फॉलो करते हैं और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो उसको कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग की तरफ। वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग में बेसिक जो कंसर्न है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी परसीव कर, उसके आपको प्राइस रखना उस परसीव वैल्यू से थोड़ा कम प्राइस रखना। अगर ज़्यादा रखेंगे तो उसे लगेगा कि ये प्रोडक्ट वर्थ नहीं है, अगर थोड़ा कम रखेंगे तो जो हमने शुरू में भी बात की, तो उसे इंसेंटिव लगेगा कि ये तो मुझे बहुत सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा है और वो फटाफट खरीदने का इच्छुक हो जाएगा। पर ये कैसे पता लगेगा कि कंज्यूमर के माइंड में परसीव्ड वैल्यू क्या है, और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग का, और इसी को आज समझने की हम थोड़ा डिटेल में कोशिश करेंगे। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे जाने से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कॉस्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कहा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में जो फर्स्ट कंसर्न है या फर्स्ट बेसिस जो है वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ मार्कअप ऐड करके प्राइस रखेंगे, और जो प्राइस रख दिया उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे इन द आइज ऑफ द कंज्यूमर, एंड मार्केटर कोशिश करेगा कि जो प्राइस रखा है उससे बेटर वैल्यू बिल्डअप कर पाए थ्रू कम्युनिकेशन या थ्रू अदर वेरियस मार्केटिंग मेथड्स। और अगर कस्टमर को ये लगा कि वैल्यू सच में जो प्राइस रखा गया उससे बेटर है, तो कस्टमर खरीद लेगा। जबकि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में उल्टा है। पहली चीज, वो वैल्यू क्या है कस्टमर की आंख में, नज़र में वैल्यू या परसीव्ड वैल्यू क्या है, उसको समझ के मार्केटर प्राइस रखता है, और प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्ट रखता है, और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि मैं बहुत फेमस एक एग्जांपल की बात करूं, टाटा नैनो की, तो हालांकि बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं हुआ, बट कोशिश उन्होंने मेथड ये फॉलो करने की कोशिश की। तो रतन टाटा जी ने सोचा कि जो टू व्हीलर्स वाले हैं उनके माइंड में कितनी परसीव्ड वैल्यू है एक कार की, तो उसने कहा कि एक टू व्हीलर 40 से 50 हज़ार का आता है, तो उससे लगभग 2 गुना की वैल्यू कार की वो परसीव करते हैं, क्योंकि स्कूटर में 2 लोग आएंगे, कार में मिनिमम 4 लोग आएंगे, तो परसीव्ड वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए की होगी। तो लाख टकिया कार की उन्होंने बात की वैल्यू, मतलब 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू वो समझेंगे, और अगर हमें 1 लाख प्राइस रखते हैं तो उन्हें इंसेंटिव लगेगा बाय करने का। तो उन्होंने लखटकिया कार की बात की, और उन्होंने पूरा जोर करा रिवर्स इंजीनियरिंग लगाने पे, और उस कॉस्ट को 1 लाख से नीचे लाने पूरा जोर लगा दी। डिफरेंट इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, और कंपोनेंट्स इस तरह से तैयार किए गए कि 1 लाख के अंदर अंदर वो कार उससे कम में तैयार हो जाए, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को तैयार किया। तो ये जो अप्रोच है, प्रोफेशनल कंपनीज चाहे यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, टाटा नैनो का हमने एग्जांपल की बात की, वो यूजली इस अप्रोच को लेकर चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम सिर्फ सस्ती की बात करें। वैल्यू अगर परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा है तो आप प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हैं,
लाइक एप्पल के केस में अगर हम बात करें तो परसीव्ड वैल्यू इज़ वेरी हाई ब्रांड की, और उस वजह से वो 50,000 से लाख के बीच में मॉडल लॉन्च करते हैं, और तो भी प्रोडक्ट फटाफट बिक जाता है, हाथों हाथ बिक जाता है। तो परसीव्ड वैल्यू हाई भी हो सकती है, परसीव्ड वैल्यू लो भी हो सकती है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो परसीव्ड वैल्यू है प्राइस उससे थोड़ा कम होना चाहिए। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले ये बात समझ लेते हैं कि जब प्राइस में कॉस्ट जो है वो एक तरह से फ्लोर का काम करती है। अब इससे नीचे आप प्राइस रखेंगे नहीं, हालांकि कुछ बड़ी कंपनियां आज की डेट में ओला, ओयो कॉस्ट से भी नीचे प्राइस रख लेती हैं, बट अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद वो इससे नीचे अफोर्ड नहीं कर सकती, अदरवाइज वो लॉसेस में जाती है कोई भी कंपनी। तो हमें ये मानना चाहिए कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो फ्लोर है, इसके नीचे प्राइस रखना बेवकूफ़ी है। शॉर्ट टर्म में शायद रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये रखना वाइबल ऑप्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है एक्चुअली। और हाईएस्ट पॉइंट जिसे हम सीलिंग का नाम देते हैं, वो जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू। तो कंज्यूमर की जो परसीव्ड वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं रख सकते, उससे कम ही रख सकते। और इन बिटवीन द टू हमें बाकी सब इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटर प्राइस। तो कॉम्पिटिटर के प्राइसेस से, क्योंकि कस्टमर हमेशा कंपेयर करता है, कस्टमर का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और यूजली रेफरेंस पॉइंट होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और उनके प्राइसेस। तो आपको उस रेफरेंस पॉइंट को देख के अकॉर्डिंगली वो सब फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, और तब प्राइस को सेट करना चाहिए। चलिए अब हम वैल्यू प्राइसिंग को समझने की कोशिश करेंगे एक थर्मोमीटर के द्वारा, और इसे नाम दिया गया वैल्यू प्राइसिंग थर्मोमीटर। और ये कंसेप्ट जो दिया गया दो ऑथर्स हैं जिनका रेफरेंसेस में भी मैं नाम लूँगा, रॉबर्ट जे डोलन और जॉन गॉर्विले जी ने। इन्होंने इसको अपने आर्टिकल में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के आर्टिकल में इसकी बात की, और इसी के थ्रू हम वैल्यू को और प्राइसिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए, जो हम बात कर रहे थे फ्लोर, फ्लोर क्या है? कॉस्ट, और कॉस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फ्लोर है, इससे नीचे प्राइस नहीं रखा जा सकता। और सीलिंग की जो हम बात कर रहे थे वो परसीव्ड वैल्यू, वैल्यू परसीव्ड बाय द कंज्यूमर, सो दैट इज परसीव्ड वैल्यू। और ये परसीव्ड वैल्यू इज द सीलिंग, इससे ऊपर प्राइस नहीं रखा जाना चाहिए और इसके नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में कहीं रखना चाहिए, और बीच में कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस जो है प्राइस माइनस कॉस्ट में, वो बेसिकली फर्म का इंसेंटिव है टू सेल, जबकि प्राइस वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू माइनस प्राइस, ये कंज्यूमर का इंसेंटिव है टू परचेस। सो अगर कंज्यूमर को लगता है कि जो वैल्यू मुझे मिल रही है उससे कम प्राइस में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाय। अगर फर्म को जो कॉस्ट है उससे बेटर प्राइस मिलता है, तो फर्म के पास मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो लॉन्ग टर्म तक इस प्राइस पे सस्टेन कर पाए। तो ये फर्म्स इंसेंटिव टू सेल है प्राइस माइनस सीओजीएस, और कंज्यूमर इंसेंटिव है परसीव्ड वैल्यू माइनस प्राइस। एक और कंसेप्ट है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, ये परसीव्ड वैल्यू से भी ऊपर है। अब ये क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। अब ये दोनों चीजें क्या हैं और कैसे कैलकुलेट करती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डीजल कार वर्सेस पेट्रोल कार। हम सबको कार्स का बहुत शौक है, और हम सब ने देखा है कि काफ़ी डीजल वर्सेस पेट्रोल कार चलती हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। तो अगर हम मान लें कि दोनों कार का, एक एवरेज कार के इंजन का 1 लाख किलोमीटर तक की लाइफ होती है,
हालांकि आजकल कार्स की लाइफ इससे भी ज़्यादा होती है, बट चलो हम एवरेज मान लेते हैं 1 लाख किलोमीटर तक होती है। और हम मानते हैं कि हर सर्विस पे खर्चा जो है डीजल कार का ज़्यादा होता है। हमने माना कि 10,000 रुपीज़ है और पेट्रोल का 5,000 रुपीज़ है। और कॉस्ट ऑफ रनिंग की बात करें तो 3 रुपीज़ पर किलोमीटर है डीजल कार में, और पेट्रोल में 6 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो पेट्रोल कार का सपोज प्राइस है 5 लाख रुपए, तो डीजल कार का प्राइस क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और बात करते हैं। इसको अगर हम वापस TEV के फार्मूले पे आएंगे तो TEV में हमने फार्मूले में कहा था प्राइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। अब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन है डीजल कार के लिए? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है पेट्रोल कार। तो पेट्रोल कार का जो प्राइस है वो 5 लाख है, और डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ रनिंग माइनस डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग में डिफरेंस क्या है? 6 रुपीज़ किलोमीटर की बात करें तो 6 इंटू 1 लाख, और 3 रुपीज़ किलोमीटर की बात करें तो 3 इंटू 1 लाख। तो 3 लाख है इंटू आई थिंक ये 10 इंटू 10,000, और ये भी 10 इंटू 5,000 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 10 इंटू 10,000 होना चाहिए। तो 1 लाख माइनस 50,000, तो ये 50,000 आएगा। यहाँ गलती से 5 लिखा गया, इसको 10 इंटू 55,000 ही पढ़ना है, और ये 1 लाख माइनस 50,000, डिफरेंस विल कम आउट टू बी 50,000। नेक्स्ट स्टेप में ठीक किया है, लास्ट फाइनल स्टेप में भी ठीक किया हुआ। तो ये ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। देन हम पीवी पे आते हैं, परसीव्ड वैल्यू। अब टीईवी और परसीव्ड वैल्यू में क्या फर्क है? देखिए, टीवीईवी इज द क्लेम मेड बाय द कंपनी, ठीक है, क्लेम मेड बाय द कंपनी। और हम सबको पता है कि जो एज ए कंज्यूमर की जो कंपनी क्लेम करती है, एक्चुअल उतना फर्क होता नहीं है, डिफरेंस कम होता है। तो कंज्यूमर थोड़ा सा मानता है कि थोड़ा सा कंपनी ज़्यादा ब्लफ बताती है, या कार्स के केस में ज़्यादा आइडियल कंडीशन में बताएगी जो रियल कंडीशंस में एक्चुअली नहीं हो। तो पीवी के केस में कार वाले क्लेम कर रहे थे 3 रुपीज़ किलोमीटर और पेट्रोल वाले 6 रुपीज़। तो परसीव्ड वैल्यू में हमने माना कि ये 3 रुपीज़ नहीं, ये 4 रुपीज़ किलोमीटर बनेगी, क्योंकि रियल कंडीशन में ये डिफरेंस 2 रुपीज़ का ही रह जाना है। तो परसीव्ड वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग हम परसीव्ड वैल्यू, अब परसीव्ड वैल्यू भी जैसे टीईवी का फार्मूला है वैसे ही पीवी का है। द ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पे फिगर्स कुछ चेंज हो गई हैं, तो अकॉर्डिंगली चेंज फिगर्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से 5 लाख प्लस 6 इंटू 1 लाख माइनस 4 इंटू 1 लाख, तो 2 लाख का डिफरेंस है। और ये 10 इंटू 15,000 हमने कहा, अगेन हमने यहाँ पे माना कि ये 10,000 नहीं है तो 15,000 लगेगा, डीजल कार में और ज़्यादा लगता है। तो 10 इंटू 15,000, और ये अगेन 10 इंटू 5,000 होगा, तो 1.5 लाख माइनस 50,000 1 लाख, और ये 2 लाख, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, और 5 लाख में प्लस करेंगे 2 लाख, 7 लाख माइनस 1 लाख इज 6 लाख। तो परसीव्ड वैल्यू विल बी 6 लाख। तो वापस हम अपने वैल्यू प्राइसिंग थर्मोमीटर पे आएंगे। हमने कहा इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कार जो बनती है मैन्युफैक्चर होती है वो 4 लाख में बनती है, परसीव्ड वैल्यू है 6 लाख, तो टीवी है 7.5 लाख और 7,50,000। अब जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो डिफरेंस है, अब बेसिकली जो प्राइस हमें रखना है वो इन दोनों के बीच में रखना है। और दूसरा कॉम्पिटिटर का प्राइस 5 लाख है, और मतलब पेट्रोल कार का प्राइस 5 लाख है, और ये 6 लाख है। तो अगर हम समवेयर अराउंड 5 और 6 लाख रखेंगे, हालांकि हम 4 लाख टू 6 लाख के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, बट पेट्रोल कार से क्योंकि हम बेटर वैल्यू दे रहे हैं तो हम एटलीस्ट पेट्रोल कार से बेटर रखेंगे। तो 5 लाख और 6 लाख के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। सपोज मैंने कहा 5,50,000 रखूंगा, तो कस्टमर का जो इंसेंटिव है 6 लाख माइनस 5,50,000, 50,000 इज द इंसेंटिव ऑफ द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। और जो 5,50,000 अगर हमने रखा तो 5,50,000 माइनस 4 लाख इज द फर्म्स इंसेंटिव टू सेल, और यह फर्म का मार्जिन है, तो 1,50,000 इज द फर्म्स मार्जिन। तो अगर हम थोड़ा सा और 5,20,000 करेंगे तो कस्टमर
फटाफट आपका प्रोडक्ट ले लेगा, क्योंकि 5 लाख में उसको पेट्रोल कार मिल रहा है, 5,20,000 में आपकी कार मिल रही है, और उसको फ़ायदा 20,000 लगा के अगर 6 लाख माइनस 5,20,000 पे बात करें तो उसको 80,000 का फ़ायदा दिखेगा, तो वो फटाफट आपकी डीजल कार ले लेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं वैल्यू प्राइस थर्मोमीटर के थ्रू कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एक्चुअली है क्या। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, और ये अगेन मैंने उस आर्टिकल से एग्जांपल लिया है, पेट्रोल कार और डीजल कार का एग्जांपल मैंने खुद बनाया था। एयर फिल्ट्रेशन अल्टरनेटिव्स का एग्जांपल HBS के आर्टिकल रॉबर्ट जे डोलन्स और जॉन गॉर्विलेजी ने इस आर्टिकल को रेफर किया इस एग्जांपल को। तो एयर फिल्ट्रेशन में अल्टरनेटिव्स फॉर टॉय फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो अभी जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश की 20% है। कॉस्ट एक बार अगर सिस्टम में क्रैश होता है तो मतलब अगर फिल्ट्रेशन खराब हो जाए तो सिस्टम जो खराब होता है फैक्ट्री में उसका कॉस्ट 1 लाख है। आवर्स ऑफ ऑपरेशन ये 2500 आवर्स चलता है। सिमिलरली नया प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं वो भी 2500 चलता है, ये सेम रहने वाला है। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश इज 1%, वेयर एज जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसमें 20%। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट पर आवर इसमें $10 है और इसमें $15। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके देखते हैं। TEV प्राइस ऑफ बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, सपोज इसका प्राइस आज की डेट में $75,000 है, तो 75,000 प्लस 20% ऑफ द इंटू 1 लाख माइनस 1% इंटू 1 लाख, ठीक है, एंड देन माइनस 2,500 इंटू $15 पर आवर माइनस 2,500 इंटू $10 पर आवर, और इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों को तो 12,500 आएगा, और इसमें 20,000 माइनस 1,000 करेंगे तो 19,000 आएगा। तो 75,000 में जब आप इसे ऐड करेंगे तो 81,500 आएगा। चलिए इसको ही अब हम थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसी में अगर हम परसीव्ड वैल्यू कैलकुलेट करें, परसीव्ड वैल्यू में एक ही चीज हम चेंज करते हैं कि परसेप्शन जो है, अगर कंपनी क्लेम कर रही है 1% और हमने परसीव किया कि 1% नहीं 5% हो, और 5% के हिसाब से ये कैलकुलेट किया, बाकी चीज़ें तो सेम रहने वाली है, तो ये 77,500 आएगा। तो इसी को अगर हम थर्मोमीटर पे ड्रॉ करके देखें, वैल्यू प्राइसिंग थर्मोमीटर पे, सपोज हमने कहा 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो परसीव्ड वैल्यू इज 77,500, TEV इज 81,500। और अब हम जो प्राइस है वो 50,000 और 77,500 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। जो पहले वाला अल्टरनेटिव था, पिछला अल्टरनेटिव, वो 75,000 का आता था, तो नॉर्मली हम 75,000 से कम तो नहीं रखना चाहेंगे, हम 75,000 और 77,500 के बीच में रखना चाहेंगे। तो समवेयर अराउंड मैंने कहा 75,500 मैंने रखा। तो कस्टमर का इंसेंटिव जो है टू बाय इज $2,000, वेयर एज कंपनी का बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, 22,000, 50,000 माइनस 76, तो $26,000 कस्टमर का इंसेंटिव टू सेल हो जाएगा। कस्टमर का इंसेंटिव टू बाय इज ओनली 76,000, अगर आपने या 75,500 रखा तो $2,000 होगा। राइट, तो जितनी वैल्यू वो परसीव कर रहा है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको प्राइस रखना है। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। चलिए इस एयर फिल्ट्रेशन अल्टरनेटिव में ही इनके दूसरे तरह के कस्टमर्स हैं जिसे ऑफशोर ऑयल रिग कहते हैं, जिनको भी एयर फिल्टर चाहिए होता है। पहले हमने टॉय फैक्ट्री की बात की, अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें 23% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश है, और इस एयर फिल्ट्रेशन टेक्निक को आप यूज करेंगे तो 2% प्रोबेबिलिटी है क्रैश की, बट कॉस्ट ऑफ सिस्टम क्रैश इज वेरी हाई, 3,50,000।
आवर्स ऑफ ऑपरेशन उतने ही रहने रहे हैं। ऑपरेटिंग इसमें 18 है, इसमें 12 है डॉलर पर आवर। और अगेन प्राइस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग है 75,000 है। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं, इसमें टीईवी कैलकुलेट करेंगे वही 23% ऑफ 3,50,000 माइनस 2% ऑफ 3,50,000 और 2,518 माइनस 2,512 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,33,500 आएगा। वेयर एज पीवी में अगेन चेंज हो जाएगा, आपकी परसीव्ड वैल्यू जो वो फर्क है वो 10% हम मान रहे हैं, तो 10% के साथ भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,05,500 आएगा। तो अब अगर हम दोनों का टॉय मेकर और ऑयल रिग ओनर दोनों के लिए वैल्यू प्राइसिंग थर्मोमीटर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 50,000 ही है दोनों केस में, पीवी 77,500 है, इसमें 1,05,500 है, इस केस में टीईवी 81,500 है और इस केस में 1,33,500 है। तो आई थिंक आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच समझ आई होगी। बट इस केस में मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज आप एयर फिल्टर बनाते हैं और आपके ये दोनों तरह के कस्टमर हैं, टॉय मेकर और ऑयल रिग ओनर, तो क्या आप दोनों तरह के कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज करेंगे या डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे? अगर सेम करेंगे तो क्यों करेंगे और डिफरेंट करेंगे तो क्यों करेंगे? मुझे ये आप अपने कमेंट्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा और कमेंट में ही मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा और इस पे हम डिस्कस करेंगे। यहीं पे मैं आज का टॉपिक ख़त्म करता हूं और आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज भी हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, इनमें क्या फ़र्क है, या और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम और प्राइसिंग के 1-2 पार्ट्स में प्राइसिंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।